BCA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर। आज मैं यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो है कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ कोडिंग। अभी तक डिज़ाइनिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है कोडिंग। कोडिंग एक आप कह सकते हो कोडिंग से ही रियल वर्क स्टार्ट होता है। अभी तक जितना भी आप काम किए वह इम्प्लीमेंटेशन कैटेगरी में नहीं आता है, वो इम्प्लीमेंटेशन से पहले आता है। आते हैं कोडिंग की बात करें तो कोडिंग कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको फोकस करते हैं हम। तो कोडिंग के जो गाइडलाइंस है वह बेसिकली 4 चीज़ें डिफाइन करती है। पहला, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स। सेकेंड, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जा रहा है वो। तीसरा, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जा रही। और चौथा, जो कोडर है उसका भी कुछ हर कोडर का एक अपना स्टाइल होता है। तो इन चारों को मिलकर एक बेसिक तरीके से एक गाइडलाइंस तैयार की जाती है और वही गाइडलाइंस वो ऑर्गेनाइजेशन सभी लोग फॉलो करते हैं। आते हैं जो बेसिक चीज़ें ध्यान रखी जाती है जब आप कोडिंग करते हो तो उनको देखते हैं। सबसे पहले आप नेमिंग को, जब भी आप किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हो, किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो या किसी मैक्रोस को डिक्लेयर करते हो, तो नेमिंग स्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि वो सभी लोग अंडरस्टैंड कर पाएँ। अगर कोई आप एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हो तो जो उसमें फंक्शन यूज़ करोगे उसका नाम होगा सम। क्यों? जिससे उसको समझ सके कि यह फंक्शन किस लिए बनाया जा रहा है। कि जैसे कोई अगर आपका कंपनी छोड़ दे रहे हो या फिर आपके अलावा कोई और उस पर काम कर रहा है तो उसके लिए ईजिली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आइडेंटिटी, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कुछ यूज़ कर रहे हो तो आप कोई मान लीजिए कोई मैसेज ही पास कर रहे हो तो मैसेज को अलग अलग जब वर्ड के बीच में इस वाइड स्पेस देना चाहिए जिससे वो समझ सके कि क्या लिखा गया है, क्या चीज़ हो रही है। इसके अलावा ऑपरेटर्स, हर लैंग्वेज में अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं और उनका यूज़ करने का स्टाइल भी अलग होता है। अब C++ में तो बेसिक सभी चीज़ सेम होती है, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे तो जावा में कुछ नए ऑपरेटर्स आपको मिलेंगे। इस तरीके से कंट्रोल स्ट्रक्चर, हर लैंग्वेज में इफ एल्स, इस तरह से इफ एल्स होता है, स्विच होता है, इसके अलावा कुछ और होते हैं। तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है और उसको लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। लाइन लेंथ, आप ये ध्यान रखो कि एक अच्छा प्रोग्रामर एक लाइन में 80 कैरेक्टर से ज़्यादा यूज़ नहीं करता। अगर ज़्यादा कैरेक्टर हो रहे हैं, अगर एक लाइन ज़्यादा कैरेक्टर हो जाएंगे तो फिर वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल या ईजिली रीडेबल नहीं रह जाएगा। फंक्शन, जब भी आप फंक्शन बनाते हो तो उसकी कॉलिंग, उसकी डिक्लेरेशन और डिफिनीसन हमेशा डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कहाँ फंक्शन कॉल कर रहे हो, कहाँ उसको डिक्लेयर किए हो, कहाँ इसको डिफाइन कर रहे हो। अगली जो चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स। कमेंट्स ये कहता है कि एक अच्छे प्रोग्रामर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स यूज़ करते हैं जिससे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाए और अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाए। आगे आते हैं इम्प्लीमेंटेशन की कैटेगरी में एक चीज़ और होता है डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन होता है क्या है, आप जब भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो यानी स्टेज फर्स्ट से लेके जब तक आप सॉफ्टवेयर को डिलीवर नहीं करते हो, हर स्टेज पे डॉक्यूमेंटेशन बनाना जरूरी है। तो डॉक्यूमेंटेशन कहाँ का यूज़ होता है? फॉर डिज़ाइनर, फॉर डेवलपर एंड टेस्टिंग। डिज़ाइन का जो डॉक्यूमेंटेशन आता है वो एनालिस्ट बना के देता है, यानी जो एनालिसिस करता है वह जो डॉक्यूमेंट है वो डिज़ाइनर के पास आएगा, उसको कहते हैं हम SRS। फिर वो डिज़ाइनर उस SRS के रिगार्डिंग डिज़ाइन तैयार करता है और एक डॉक्यूमेंट भेजता है डेवलपर को, उसे कहते हैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। फिर वो डेवलपर जब कोड तैयार कर लेता है तो उस कोड के हिसाब से फिर एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है जिसे कहते हैं टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, जो जाती है टेस्ट टीम को। टेस्ट टीम पूरे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करती है और सॉफ्टवेयर को जब इंस्टॉल करने जाती है तो उसके साथ एक डॉक्यूमेंट और देती है जिससे कहते हैं, जैसे जब भी उसे कैटलॉग कहा जाता है या फिर उसको और भी नाम से जाना जाता है, उसमें बेसिकली ये चीज़ होती है कि यह सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, कैसे यूज़ करेंगे, ये चीज़ें उसमें डिफाइन होती है। अगले आते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है? सबसे पहले सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है हाई लेवल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। दूसरा होता है DFD। तीसरा होता है डेटाबेस डिजाइनिंग यानी ER डायग्राम। ये तीनों चीज़ डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंट में यूज़ की जाती है। इसके अलावा टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन मैंने बताया, आफ्टर डिज़ाइनिंग जब कोडिंग करते हो तो कोडर जो होता है वो टेस्टर के पास टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन तैयार करता है, यानी हमने क्या कोड तैयार किया है, कैसे किया है, उनके बीच में कैसे लिंकिंग है, कौन सा फंक्शन है, क्या क्लास का नेम है, किस क्लास में क्या चीज़ रखी गई, कौन सा नेम स्पेस यूज़ किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम डॉक्यूमेंट तैयार करके देते हैं जिससे हमारे जो टेस्टिंग टीम है वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके कि हाँ इस कोड में क्या क्या किया गया है।
उसके बाद जब हम आते हैं चौथी डॉक्यूमेंटेशन की, जब यूज़र डॉक्यूमेंट, जब पूरा सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, और यूज़र कैसे इसको हैंडल करेगा, कौन कौन से यूज़र इसको यूज़ करेंगे, यह सारी चीज़ें यूज़र डॉक्यूमेंटेशन के अंतर्गत आती हैं। यानी हम अगर बात करें डॉक्यूमेंटेशन की तो 4 डॉक्यूमेंट बनते हैं। पहला होता है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, यानी जो कहलाता है SRS, जो डिज़ाइनर को दिया जाता है। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंट, जो डिज़ाइनर तैयार करता है और उसको कोडर को दिया जाता है। फिर कोडर तैयार करता है डॉक्यूमेंटेशन, जिसको कहते हैं टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, जो टेस्टर को दिया जाता है, टेस्टर उसको टेस्ट करता है और टेस्टर के द्वारा एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसको कहते हैं यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें हम उसको यूज़र मैनुअल भी कहते हैं, यूज़र गाइड भी कहते हैं, या फिर उसे कैटलॉग भी कहते हैं, जिसमें यह सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ किया जाएगा, कैसे हैंडल किया जाएगा, कौन कौन सी प्रोग्राम इसको यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, यह सारी चीज़ें यूज़र डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दी जाती है। चलिए अगला आते हैं सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं अगर आप सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो, या कोडिंग में क्या चेंज होते हैं। सबसे पहला, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोड को ऐसा बनाओ कि वह रीयूज़ हो सके, बाद में कंपनी उसको यूज़ कर सके और अपने स्पीड को इंक्रीज़ कर सके और प्रॉफिट बढ़ सके। अगली बात है वर्जन मैनेजमेंट। हर लैंग्वेज एक टाइम टू टाइम अपने वर्जन को चेंज करती रहती है, तो कुछ ऐसे चीज़ें तैयार करते हैं, ऐसा कोड तैयार करते हैं कि वह हर वर्जन में ईजिली एडोप्टेबल हो। और टारगेट टू होस्ट प्रोग्राम ऐसा बनाते हैं कि वह प्रोग्राम हर टाइप के होस्ट में यूज़ किया जा सके। कोडिंग स्टाइल, चलिए हम बात करते हैं कोडिंग की स्टाइल क्या होती है। तो कोडिंग स्टाइल हर प्रोग्रामर की अलग अलग होती है, तो कुछ अप्रोच होते हैं कोडिंग के, उनको बात करते हैं। सबसे जो पहला अप्रोच यूज़ करता है वो होता है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। इसमें होता है टॉप डाउन अप्रोच, मॉड्यूलर अप्रोच एंड स्ट्रक्चर कोडिंग अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच आपको पढ़ाया गया है, जैसे सी लैंग्वेज में यूज़ की जाती है। मॉड्यूलर अप्रोच को जैसे विजुअल बेसिक होती है, इसमें हम अलग अलग मॉड्यूल बनाते हैं। स्ट्रक्चर कोडिंग कुछ जो सी से पहले जो लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चर कोडिंग में आती हैं, उनका हर चीज़ डिफाइन होता है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है और सबको आपस में जोड़ दिया जाता है। फिर आता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, जिसको हम कहते हैं उप्स या हाई लेवल लेवल पे, जिसमें क्लास बनती है, फंक्शंस बनती हैं, प्योर फंक्शंस बनते हैं, जो आज के लैंग्वेज में यूज़ की जाती है। तो यह बेसिक 2 टाइप की होती है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जिसमें टॉप डाउन अप्रोच होता है, मॉडल प्रोग्रामिंग अप्रोच होता है, स्ट्रक्चर कोडिंग होती है। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग जिसको हम उप्स के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें क्लास बनती है, फंक्शंस बनते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की होती है, इनहेरिटेंस होते हैं, ये चीज़ होती है। थैंक यू।